अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे जो कि ये हमारे फर्स्ट लेक्चर है फार्माकोलॉजी 2 फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी जो है ये इसी तरीके से पढ़ना चाहिए कि इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, जो जिस तरीके से एक ड्रग्स वर्क करते हैं, ठीक है, उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, या उसकी जो अनवांटेड इफ़ेक्ट होती है, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो ये केमियो की स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो फार्माकोलॉजी 2 में है फोर्थ सेमेस्टर में, वो हमारे पास क्या है, जो पार्ट 1 है वो हमारे पास डायबिटिक्स है और एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास यही है कि बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन द लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द रूल ऑफ इंसुलिन इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट्स विद देयर मोड ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स एंड केयर। ठीक है, तो ये हम सब स्टडी करेंगे। लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी फॉर द एंटी डायबिटिक्स, जो मतलब एजेंट होती हैं, ठीक है, उसकी जो प्रिंसिपल होती है, फिर उसकी स्टेट रीजंस फॉर कम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन एंड ओरल जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होती है, ये भी हम स्टडी करेंगे, उस आपको रीज़न भी देंगे। फिर क्या है कि कैलकुलेट ड्रग डोजेज एक्यूरेटली। ठीक है, तो ये हम सब इंशाल्लाह इसमें स्टडी करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन एक जो है आपने एक यूट्यूब को फॉलो करना है और उसको स्टडी करवाना है। ठीक है, तो हम केम्यू की कोर्स कंटेंट के मुताबिक लेक्चर देते हैं, तो इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। अगर आपके नर्सिंग लेक्चर अहमद भी नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन की बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है, तो बेल आइकन को दबा दीजिए। तो डायबिटिक्स मेलेटिक्स हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि डायबिटिक्स और ये मेलेटिस ये हमारे पास मेटाबॉलिक एक डिसऑर्डर्स होती है। ठीक है, कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटिक्स मेलाइटिस इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन मीन हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और इसमें जब हमारा बॉडी में क्या होती है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाती है। ठीक है, फिर आते हैं कि डायबिटिक्स डेवलप व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड शुगर इंक्रीज ड्यू टू इनसफिशिएंट और इनएफेक्टिव इंसुलिन। देखिए हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि इंसुलिन जो काम करता है ना, जो फंक्शन है इंसुलिन का, उसका काम यही है कि वो ग्लूकोज ब्लड मतलब जो सिस्टमेटिक होती है उससे लेते हैं और वो सेल में डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन या तो इनसफिशिएंस होती है, ठीक है, या वो जो काम करते हैं वो इनएफेक्टिव होती है, वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं परफॉर्म करते। ठीक है, तो इसी वजह से जो है डायबिटिक्स इंक्रीज़ होती है, मतलब ब्लड में शुगर की लेवल इंक्रीज़ होती है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज आप 126 mg पर डिसीलीटर एन मिलीमोल में हमारे पास 7 होती है, ठीक है, पर लीटर आर मोर, तो डॉक्यूमेंटेड ऑन मोर देन 1 ओकेशंस। ठीक है, देखिए तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होती है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, मतलब ये नॉर्मल रेंज है, तो ये दोनों एमसीक्यूज़ याद रखिए। मिलीमोल में 7 और जो एमजी में होती है वो हमारे पास 26 होती है, 126। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हुआ है। फिर व्हाट इज़ मेलाइटिक जो सब मतलब व्हाट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अकर व्हेन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फेल एंड कॉज द बॉडी टू हैव either too much or too little of the essential substances needed to stay healthy। देखिए हमारे पास क्या होता है कि या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फेल हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होती है, मतलब या तो बॉडी को इनफ ग्लूकोज मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हाँ मतलब ये एसेंशियल सब्सटेंसेस नीडेड टू स्टे हेल्थी, मतलब ये है कि ग्लूकोज मिलना ये आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है। अगर ग्लूकोज आपके बॉडी में यूज़ नहीं होती तो फिर आपके बॉडी जो है एनर्जी किस जगह से बनाएंगी। ठीक है, मतलब और जगह भी है जो एनर्जी बनाते हैं, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह प्रोसेस प्रोटीन वगैरह से जब एनर्जी हमारा बॉडी बनाते हैं तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा है।
तो इसीलिए डिजीज़ इन द लेवर, मतलब या लेवर में डिजीज़ हो, पेंक्रियाज एंड एंडोक्राइन ग्लैंड आर अदर आर्गन इन्वॉल्व इन अ मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब या तो आर्गन लेवर ख़राब है या पेंक्रियाज ख़राब है या और जो एंडोक्राइन हार्मोन की प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा हो, तो इसी वजह से जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अकर होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, IR, ठीक है, इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच सेल फेल टू रिस्पॉन्स नॉर्मली टू द हार्मोन इंसुलिन। देखे मतलब सेल तो आपको पता है ना, फिर बाद में हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ एंड मेलिटस की कितने टाइप्स है, ठीक है। तो जब नॉर्मली हमारा जो सेल होती है वो रिस्पांस नहीं करते इंसुलिन को, तो इसको हम कहते हैं क्या कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है। फिर बाद में ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइप्स क्या है, हमारे पास टाइप 1 है, उसको हम कहते हैं कि इन टाइप 1 देयर इज़ अ सेलेक्टिव बीटा सेल्स, मतलब बीटा सेल से हमारे पास जो होती है वो इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सीवियर एंड एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी। तो जब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस एक पर्सन को होती है तो वो किस वजह से होती है कि उसकी जो पेंक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हुआ है। तो जब बीटा सेल डैमेज हो रही है तो फिर आपसे तो फिर उस सेल से तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होंगे, तो इंसुलिन नहीं होंगे किस में, फर्स्ट टाइप्स में डायबिटिक्स की। टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ करेक्टराइज बाय टिश्यू resistance to the action of insulin combined with a relatively deficiency in insulin secretion। देखिए हमारे पास ये टाइप 2 के लिए दो थ्योरी है। एक थ्योरी यही है कि या तो जो इंसुलिन हमारा पेंक्रियास प्रोड्यूस करते हैं वो इनसफिशेंट है, मतलब वो कम बना रहा है, ठीक है। और दूसरा थ्योरी यही है कि जो सेल्स हैं, सेल्स की जो रिसेप्टर्स है वो सही तरीक़े से मतलब इंसुलिन रिस्पांस नहीं करते कि सेल में ग्लूकोज अंदर हो जाए, ठीक है। तो ये दो थ्योरी है, लेकिन उसकी थ्योरी है, ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है, प्रूफ, लेकिन ये 2 रीजंस वो बता रही है। तो ये अदर पॉइंट यही है कि टाइप 1 डायबिटीज़ हमारे पास ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होती है, ठीक है, उसको लगते हैं, और एक जेनेटिक होती है जो टाइप 1 होती है, मतलब ये जेनेटिक वगैरह हो सकती है। फिर जो टाइप 2 है ये हमारे पास एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड का मकसद ये है कि आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं। अगर आप ज़्यादा जो है बर्गर वगैरह ये चीज़ें खाते हैं ना, तो फिर आपको ये मसला बहुत जल्द जो है वो हो सकती है, लेकिन लाइफस्टाइल ये एक्वायर्ड है, ठीक है। फिर आते हैं कि न्यू और रिस्क फैक्टर फॉर द ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, तो एनवायरमेंटल केमिकल, मतलब ये क्या होता है कि टाइप 2 की बात हो रही है कि ज़्यादातर ये ओबेसिटी की वजह से होती है, मतलब ज़्यादा पेटी चीज़ें जब इंसान खाते हैं ना, तो उससे ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा जल्द जो है ओबेसिटी पेशेंट को लगते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल फैक्टर है कि रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़। तो ट्रेडिशनल भी होते हैं, मतलब फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन या ओबेसिटी, ओल्ड एज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं डायबिटिक्स डेवलप करने में, ठीक है। तो फिर मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो हवाएं होती है एनवायरमेंटल, ठीक है, तो ये मतलब जब हम खेतों में ये स्प्रे वगैरह करवाते हैं ना, तो ये चीज़ें फिर हवा में मिला के आपकी बॉडी में अंदर चले जाते हैं और मसला क्रिएट होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या है कि जो BPA मतलब स्टैंड फॉर द बेस, क्या है कि जो बिस्फेनोल A है ना, तो ये भी हमारे पास एक प्लास्टिक बनाते हैं, मतलब जितने भी ये बोतल वगैरह डिस्पोजेबल बनाते हैं ना, तो ये BPA जो बिस्फेनोल A है, इट इज़ इंडस्ट्रियल केमिकल दैट हैज़ बीन यूज्ड टू मेक सर्टन प्लास्टिक, ठीक है। तो ये प्लास्टिक बनाने में हेल्प देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़र है, ठीक है। फिर ये कोई रिसर्च हुआ है मतलब इंडिया में, ठीक है, कि पेस्टिसाइड यूज़ कैन काज डायबिटिक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो होती है कि साउंड वार्निंग है, साउंड वार्निंग की मतलब ये जो साइंटिस्ट है उसने ये भी पॉइंट आउट किया हुआ है, ठीक है, साउंड वार्निंग।
तो ये रिसर्च हुआ है कि अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हु है फाउंड लिंक बिटवीन द पेस्टिसाइड जो स्प्रे वगैरह हम खेतों में करते हैं कीड़ों मकोड़ों के ख़त्म करने के लिए, एंड द हाई प्रेवलेंस ऑफ डायबिटिक्स इन इंडिया, दे हैव जस्ट सजेस्ट दिस व्यू ऑफ, उसने ये व्यू दिया कि बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह यहाँ पे होती है, इसी वजह से जो है डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर आती है कि हमारे पास न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये इस चीज़ को कहते हैं कि जब हम क्या कर लेते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद, जब न्यू डायबिटीज़ मतलब जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना पेंक्रियाज वगैरह की, ठीक है, तो उसके बाद हम ये इम्यून सप्रेशन ड्रग्स देते हैं ना, उसमें हमारे पास आती है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो पैथोजेनिक मेम्ब्रेन होती है उस पर इफ़ेक्ट ये होती है कि पेरिफेरल जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो कम कराते हैं। ठीक है, मतलब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है, ताकि जो ट्रांसप्लांटेशन हमने की न्यू ऑनसेट डायबिटिक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, मतलब पहले डायबिटिक्स पेशेंट था, बाद में जब ट्रांसप्लांटेशन किया, ठीक है, पेंक्रियाज वगैरह याद इसी चीज़ों की जो इंसुलिन प्रोडक्शन करा रहा है, तो फिर हम ये इम्यून सप्रेशन ड्रग देते हैं ताकि वो एक्टिविटी पेंक्रियाज वगैरह पे डायरेक्टली स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इनहिबिट पेंक्रियाटिक इंसुलिन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशंस। ठीक है, और तीसरी जो है वो हेपेटिक ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस ज़्यादा कर लेते हैं जो हमारे लेवर होते हैं। तो लेवर की इंसुलिन मतलब जो ग्लूकोज होते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म से, मतलब प्रोटीन और फैट से, वो ज़्यादा करा देते हैं। और फिर क्या कराते हैं कि प्रोमोट प्रोटीन डिग्रेडेशन टू प्री अमीनो एसिड एंड मसल एंड लिपोलाइसिस, मतलब जो फैट्स होती है लिपिड होती हैं उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कर लेते हैं ताकि एनर्जी बन जाए। ठीक है, क्योंकि पेंक्रियाज सही तरीके से जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करते, तो फिर फ्री अमीनो एसिड वगैरह ये चीज़ें ब्लड में सर्कुलेट होती है। फिर जो कमेंट होती है ना, तो डोज डिपेंडेंट होती है, मतलब जितना डोज आपने देना है पेशेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर इम्पैक्ट ऑफ कंप्लीट विड्रावल ऑफ क्रोनिक एंड लो डोज स्टेरॉइड अनक्लियर। ठीक है, तो ये भी मतलब आप जब वो अपनी कोर्स होती है ना, हर चीज़ की अपनी कोर्स और डोज होती है, तो ये इस पे इम्पेक्ट करते हैं कि आप किस टाइम तक जो है वो आपने यूज़ करना है, फिर आपने विदड्रा करना है। ठीक है, अगर स्टेरॉइड मतलब यूज़ करते हैं ना, तो लॉन्ग या क्रोनिक टाइम के लिए फिर लो डोज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर मसले क्रिएट होती है। ठीक है, किडनी वगैरह की फिल्ट्रेशन ख़राब हो सकती है। ठीक है, फिर पोटेंशियल जो नोडट होती है, मतलब न्यू ऑनसेट डायबिटिक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन रिस्क एंड स्टेरॉइड्स फ्री रेजिमेन। ठीक है, तो ये फिर रिस्क होती है क्योंकि किडनी वगैरह ख़राब करने की चांसेस होती है। फिर हमारे पास साइक्लोस्पोरिन होती है, तो साइक्लोस्पोरिन ये भी हमारे पास एक ड्रग्स होती है। ठीक है, तो ये कि जब हम देते हैं ना, तो ये उसकी पैथोलॉजिक जो मैकेनिज़्म है, तो ये क्या करें इंसुलिन सिक्रीशन कम कराते हैं। ठीक है, और इंसुलिन सिंथेसिस भी कम करते हैं, और जो बीटा सेल होती है उसकी डेंसिटी भी कम कर देते हैं, मतलब बीटा सेल पे इतना फंक्शन वगैरह नहीं करवानी चाहिए इस टाइम, इसीलिए जो है ये ड्रग्स हम देते हैं। तो ये भी डोज डिपेंडेंट है, मतलब कितने डोज देना है। ठीक है, और जो डायबिटोजेनिक इफेक्ट होती है वो ज़्यादा करा देती है विद जो स्टेरॉइड डोज होती है। ठीक है, मतलब जब हम जितना डोज देते हैं ना, उसी वजह से जो है इतना ज़्यादा मोर इफ़ेक्टिव होगा। फिर क्या है कि जो तेक्रोलेमस, ये भी हमारे पास एक ड्रग्स है कि ये हमारे पास इंसुलिन पे इफेक्ट करते, इंसुलिन कम करते हैं और सिंथेसिस भी कम करते हैं। और इसी तरीके से ये भी यही है कि डोज डिपेंडेंट और डायबिटोजेनिक इफेक्ट होती है। ठीक है, ये जेनेटिकली इफेक्ट करवाते हैं कि मतलब आपकी जो डोज होती है स्टेरॉइड की, तो आपकी इंसुलिन की सिंथेसिस कम हो जाती है और सिक्रीशन भी कम हो जाती है। फिर हमारे पास जो सिरुलिमस होती है, ये भी हमारे पास एक ड्रग्स है। ठीक है, कि पेरिफेरल जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो वो ज़्यादा करा देते हैं, क्योंकि अभी पेंक्रियास हमने ट्रांसप्लांट वगैरह करवाई ही ना,
इसी वजह से। तो ये तमाम ड्रग जब हमने पढ़ी ना, तो उसका मेन मकसद यही है कि आपकी इंसुलिन ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होना, क्योंकि अभी जो है ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और पेरिफेरल में डिपोजिशन की भी ये चांसेस वगैरह ये कम कराते हैं, ठीक है। तो डायबिटोजेनोसिटी व्हेन यूज विद द CNA, मतलब जो किलोनियर इनहिबिटर जो होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट इन सम बट नॉट ऑल स्टडीज़, ठीक है। तो ये उसने लाया हुआ है, लेकिन ये हम मतलब क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम के लिए, ठीक है। फिर आते हैं कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेवरल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होती है 1 से लेके 7 तक है बीन आइडेंटिफाई इन वेरियस टिश्यू, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है हेल्पफुल होती है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 जो होती है वो हमारे पास ब्रेन होती है, उसमें ग्लूकोज एंटर कर लेते हैं किडनी, प्लेसेंटा और RBC जो होते हैं, तो इसमें ये ग्लूकोज अपटेक करते हैं। फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 जो है वो हमारे पास लेवर, पेंक्रियाज, बीटा सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी, ठीक है। तो ये रैपिडली अपटेक ऑफ ग्लूकोज क्या है, रैपिड अपटेक रिलीज ऑफ ग्लूकोज, मतलब इस ये जो बाकी गुर्दे के बाकी जितने भी रिसेप्टर्स है उसकी जो इफ़ेक्ट होती है आर्गन्स हैं, उसमें रैपिड की बात नहीं हुई, लेकिन ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर स्पेसिफिक है। तो ये MCQs के लिए आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें रैपिड अपटेक होती है, क्योंकि हमारा लेवर, पेंक्रियाज, जो बीटा सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये रैपिडली ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आपकी लेवर कंटिन्यूसली अपना काम करते हैं, इसीलिए रैपिडली ग्लूकोज की अपटेक करते हैं ताकि अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर लें। फिर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 है, तो है हमारे पास ब्रेन, किडनी और प्लेसेंटा, इसमें अपटेक ऑफ द ग्लूकोज करते हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो होती है हार्ट, स्केलेटल मसल एंड एडोफोस टिश्यू, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज की इंसुलिन सेंसिटिव अपटेक ऑफ ग्लूकोज करते हैं। और ये हमारे पास जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 होती है, तो वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज करवाते हैं। और जो SLS होती है, मतलब ये भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी में एक्टिव अपटेक एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं, MCQs के लिए जो है इम्पोर्टेंस है। फिर आते हैं जो क्लासिफिकेशन आपका एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, ठीक है। तो कुछ पेरेंटीरियल होती है, मतलब थ्रू इंजेक्शन फार्म हम देते हैं, तो वो उसमें हमारे पास इंसुलिन आती है, ठीक है। फिर दूसरी नंबर पे जो है वो हमारे पास ग्लूकागान लाइक पॉलीपेप्टाइड होती है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। क्या एक्सेप्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट, मतलब ये आपकी जो रिसेप्टर होती है उसको स्टिमुलस देते हैं ताकि क्या कर ले, इंसुलिन वगैरह ये चीज़ें ग्लूकोज अंदर कर ले, ठीक है। तो ये उसकी जो मैकेनिज़्म है वो सब हम बाद में एक एक ड्रग्स की पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आती है कि जो ओरल एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स हैं, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हमारे पास ABCDEFG तक है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट जो ड्रग्स है वो हमारे पास सल्फोनूरिया है, ठीक है। तो इसमें जो सब ड्रग्स है, मतलब ये सल्फोनूरिया एक क्लास है, और जो बाकी तलबुटामाइन, ठीक है, क्लोरोपोरोमाइड, ठीक है, एन तोलाजामाइड, ग्लेमिप्राइड एंड ग्लिफिजाइड, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के नेम्स है, ये आपने इसी तरीके से जो है याद रखना। फिर हमारे पास आते हैं जो B नंबर क्लास है, वो हमारे पास मेग्लेनाइड है, ठीक है, या ग्लेनाइड्स है, ठीक है। तो ये क्लास है और उसकी जो सब ड्रग्स है वो हमारे पास रीपा ग्लेनाइड्स है और नेती ग्लेनाइड्स है, ठीक है। तो ये भी 2 ड्रग्स है, तो बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास जो मतलब ये C नंबर जो है बेगोनाइट्स है, तो बेगोनाइट्स की एक ड्रग्स है मेटफॉर्मिन, ठीक है, जो कि हम फर्स्टली जब डायबिटिक ड्रग देते हैं ना, एंटी डायबिटिक्स, तो फर्स्टली हम मेटफॉर्मिन देते हैं, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक यही है कि हम फर्स्ट ड्रग्स देते हैं।
फिर हमारे पास क्या है कि डी नंबर जो ड्रग्स है वो हमारे पास यही है कि थायोजोलाइलेंडो डायंस है, ठीक है। ये भी एक ड्रग्स है, क्लास है। फिर इसकी जो ड्रग्स है वो हमारे पास रूसी ग्लेनताजोन है और पायोग्लेनताजोन है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो ई नंबर पे हमारे पास ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। क्या? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो उसकी जो सब टाइप्स है वो हमारे पास है एकार्बोस एंड मेग्लेटोल, ठीक है। फिर आती है कि जो एप होती है, ठीक है, तो डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज इनहिबिटर, ठीक है, मतलब पोर। तो इसमें जो ड्रग्स है वो हमारे पास सिताग्लिप्टिन है, ज़ेक्साग्लिप्टिन है, लेनाग्लिप्टिन है, ठीक है। जी नंबर जो ड्रग्स है वो हमारे पास जो लास्ट ड्रग्स है ओरल के, तो हमारे पास सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, इनहिबिटर। तो हमारे पास ग्लिप्टेजोन है और एप्राग्लिप्लेजोन है और डेपाग्लिप्लेजोन, ठीक है। तो ये 3 ड्रग्स है, ये भी याद करना है। तो ये सब ड्रग्स आपने इस चार्ट में ही इसी तरह आपने कोड करना है ब्रेन में, ठीक है। बाद में फंक्शन वगैरह ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में यही है कि एनहांस इंसुलिन सिक्रीशन वाले जो ड्रग्स हैं, मतलब जो इंसुलिन आपको एनहांस करते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, तो उसको हम क्या है कि सिक्रीटो गैस जो हो ड्रग्स है ना, वो हम, तो ये उस ड्रग्स को कहते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास जो क्लास है वो सल्फोयूरिया है, मेग्लेनाइड्स है, ठीक है, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड्स है, पेप्टाइडाइल पेप्टाइडेस है, ठीक है। तो ये क्लास सोर्स में मौजूद हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जब हम देते हैं सल्फोयूरिया में, वो हमारे पास तुलबुटामाइड है, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन में हम देते हैं तो वो हमारे पास क्या है कि ग्लेबिना, तो हमारे पास ग्लेबिन क्लामाइड है और ग्लेपेजाइड है, ठीक है। तो ये वर्ड्स ऐसे है, बस आपने इसी तरीके से ही याद रखना है। फिर हमारे पास क्या है कि जो सेकंड क्लास होती है तो उसमें हम जो मेग्लेनाइड एनालॉग्स होती हैं ना, तो अरेपाग्लेनाइड, नेतेग्लेनाइड, ठीक है। तो ये 2 ड्रग्स हम देते हैं और ये इसीलिए देते हैं ताकि इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड्स, ठीक है, रिसेप्टर एगोनिस्ट मीन इंजेक्टेबल ड्रग्स। तो ये इसको केम्यू वालों ने जो है लिखा हुआ है, तो ये आपने अच्छी तरीके से जो है अपने साथ लिख ले, याद कर ले, कोई भी कर ले। लेकिन इंजेक्टेबल ड्रग्स कौन सा ड्रग्स होती है हमारे पास? एक्जेंटाइड और लेराग्लोटाइड, ठीक है। ये 2 ड्रग्स हैं। ये क्लास है ग्लूकागान लाइक पेप्टाइड, ठीक है, रिसेप्टर एगोनिस्ट। फिर आते हैं जो डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज जो इनहिबिटर है, उसमें हमारे पास आते हैं कि जो सेताग्लिप्टिन है और विल्डाग्लिप्टिन है। तो ये 2 ड्रग्स ये भी हम इसलिए देते हैं ताकि इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो एनहांस हो जाए, सिक्रीटोजेनेस से, ठीक है, या सिक्रीटोजेनेसिस, ठीक है, इसलिए हम देते हैं। फिर आते हैं जो ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन सेंसिटाइजर ड्रग्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास बेंगोनाइड है, ठीक है, और दूसरा जो पेपर मतलब एक्टिवेटर होती है, मतलब पेपर एक्टिवेटर कौन सा ड्रग्स होती है कि थायोजोलेंजोडोन होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि पायोग्लूटाजोन, ठीक है, पायोग्लूटाजोन। ये ड्रग्स आपने एमसीक्यूज के लिए ये दोनों याद रखना है, ठीक है, कि सेंसिटाइज इंसुलिन सेंसिटाइजर कौन सा ड्रग्स होती है? ये ड्रग्स होती है। फिर जो मिसलिनियस एंटीबायोटिक जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है वो कौन से होती है? तो अल्फा ग्लूकोसाइडेस जो इनहिबिटर है, तो उसमें हमारे पास आते हैं कि एकार्बोज, मेग्लेटोटोल, ठीक है, एन वो ग्लेबोस, ठीक है। फिर आते हैं कि जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होती है, तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में हमारे पास इनहिबिटर में जो
डेक्साग्लिप्लेज़ोन, ठीक है, ये ड्रग आपने यूज़ करना है। तो फिर ये इफेक्ट करते हैं कैसे है, उसकी मूड ऑफ एक्शन कैसे है, तो ये हम एक एक ड्रग्स की पढ़वाएंगे, ठीक है। आपने जो है कोई मतलब सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो इंसुलिन हमारे पास, मैं आपको पहले बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो जितने भी फार्मा है ना, फार्मा में कंसेप्ट भी है, लेकिन ज़्यादा जो हम देखते हैं ना 70% रटा है, ठीक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रटा लगाना है और रटा के साथ साथ जो है अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग वगैरह तो कंसेप्ट क्लियर की वजह से जो है याद नहीं रहते, उस पर आप खुद ब खुद कापी में लिख लें, रटा कर लें, ठीक है, लेकिन ये ड्रग्स सारे के सारे ड्रग्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इंसुलिन पर क्या होती है और कहाँ से रिलीज़ होती है, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाटिक आइसोलेट, ठीक है। इट इज़ अ प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमीनो एसिड। तो ये भी इसके लिए याद रखें कि उसमें कितने अमीनो एसिड होती है, तो 51 होती है, ठीक है। और ये पेंक्रियाटिक आइसोलेट से बीटा सेल से रिलीज़ होती है। तो इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स इन रिस्पॉन्स टू अ वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है, स्पेशली ग्लूकोज एंड इंक्रेटिन हार्मोन। बेसल इंसुलिन वैल्यू ऑफ 30 to 90 फील जो मोल होती है ना पर लीटर होती है। देखें हमारे पास इंसुलिन सिक्रीशन के लिए कौन कौन से सर स्टिमुलस होनी चाहिए। दो चीज़ें, एक हमारे पास ग्लूकोज होती है और दूसरा जो है हमारे पास इंक्रेटिन होती है, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये नीचे जो है इस डायग्राम है कि बीटा सेल और अल्फा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है, आइसोलेट्स ऑफ लंगरहान ठीक है। तो ये सब पेंक्रियास के इंटरनली व्यू है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो इंसुलिन सिक्रीशन है तो वो किसी तरीके से होती है। तो इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम पेंक्रियाटिक बीटा सेल इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज सर्टेन पेप्टाइड हार्मोन इंक्रेटिन सच एज ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। ये भी हमारे पास क्या होती है, मतलब हार्मोन होती है जो पेप्टाइड हम कहते हैं कि इंक्रेटिन है। तो इंक्रेटिन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड आती है, इसकी वजह से सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। और ग्लूकागॉन डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ये भी हमारे पास हार्मोन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ इंक्रेटिन आते हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन इन द पेंक्रियाज में होती है वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो इसको देखो, ये हमारे पास क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सोक्राइन जो एसिनर हैं, ठीक है, ये जितने भी येलो कलर के आपको नज़र आते हैं। फिर अल्फा सेल से सिक्रीट होती है किस चीज़, सिक्रीट ग्लूकागॉन। एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखें। दूसरी जो एमसीक्यू है हमारे बीटा सेल से कौन से, इंसुलिन। डेल्टा सेल से कौन से हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। फिर आती है कि जो एप सेल्स होती है वो सिक्रीट करते हैं पेंक्रियाटिक जो पॉलीपेप्टाइड होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी एमसीक्यूज़ है, ये आते हैं बार बार कि एप सेल से कौन से मतलब हार्मोन वगैरह या प्रोड्यूस होती है। तो सिक्रीट पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो फिर आते हैं जो नीचे, तो एक्सोक्राइन एसिनर सेल्स सराउंड एज अ स्मॉल डक्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो ये स्मॉल डक्स है ये एक्सोक्राइन एसिनर सेल सराउंड हुआ है, ठीक है, किस चीज़ से, बीटा सेल से, ठीक है, सॉरी बिल्कुल बीटा सेल। और इसी तरीके से जो पेंक्रियाज में सेल होती है। फिर आते हैं कि जो एंडोक्राइन सेल सिक्रीट नियर कैपिलरी। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक वाहिद आर्गन है कि वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो ये पेंक्रियाज है और पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। तो ये स्मॉल डक्स और ये मतलब जो एंडोक्राइन सिक्रीट नियर द कैपिलरी। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए ये दोनों याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कौन सा वाला स्मॉल डक्स जो है मतलब किस चीज़ एसिनर सेल से या कैपिलरी से, ठीक है, सिक्रीशन करते हैं। पैरासेल टाइप्स इन द पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स, ठीक है।
तो सेल की जो टाइप से पहले भी हमने बताया कि अल्फ़ा सेल मतलब 20% प्रोड्यूस ग्लूकागान, और जो बीटा सेल होती है वो 70% प्रोड्यूस इंसुलिन, और जो डेल्टा सेल है वो हमारे पास 5% प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो डेली पेंक्रियाटिक जो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होती है इन एडल्ट इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स मीन जो अगर आपने देखे होंगे कि जो सिरेंज होती है तो सिरेंज में स्मॉल डार्ट्स होती है, मतलब एक एक यूनिट। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि इंसुलिन जब हम लगाते हैं ना, किस पे लगाते हैं, 1 cc पे लगाते हैं, तो 1 cc में 10 यूनिट होती है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये इसी तरीके से 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन होती है पर डे में। ठीक है, और mg में हम 0 का देखते हैं तो 0.7 से लेके 1.3 तक। ठीक है, फिर आते हैं कि इंसुलिन डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो इंसुलिन की जो डिस्कवरी है तो वह डिस्कवर इन 1921 बाय बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट साइंटिस्ट था। ठीक है, हु डेमोन्स्ट्रेट द हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ द पेंक्रियाज। देखिए उसने ये एक्सपेरिमेंट की कि जब उसने पेंक्रियाज निकाली तो बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिक जो एक्शन था वो परफॉर्म हुआ। ठीक है, और वो कुत्ते से उसने डॉग से उसने की। ठीक है, तो क्या किया कि मतलब ये रिमूव द डॉग जो पेंक्रियाज था, आइसोलेट्स ऑफ लंगरहान फ्रॉम द पेंक्रियाज। तो इस डॉग को डेवलप हुआ डायबिटीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ होने की वजह से जो सेल लिक्विफाइड जो पेल्टर फॉर्म में वो स्टोर हुआ होती ना जो इंसुलिन था, फिर इसको डायबिटीज़ लग गया। ठीक है, इस डॉग को, तो सोल्यूशन इंजेक्टेड बैक इनटू द डॉग। तो ये जो सोल्यूशन था इंसुलिन था ये फिर दोबारा उसने ट्रांसमिट किया इस पेशेंट को, मतलब जो डॉग्स होती थी। ठीक है, तो इस डॉग को जब उसने दोबारा क्या हुआ इंजेक्ट किया था तो मतलब ट्रीट सक्सेसफुली वो ट्रीट हुआ। ठीक है, तो फर्दर एक्सपेरिमेंट आइसोलेटेड एंड प्योरीफाइड इंसुलिन फ्रॉम द सोल्यूशन। तो ये पहले भी हमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था कि 2 टाइप्स के फार्माकोलॉजी होते हैं। बेसिक फार्माकोलॉजी है, तो ये बेसिक फार्माकोलॉजी है जब हम एनिमल पे एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं फिर हम ह्यूमन में लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ह्यूमन में लगाते हैं और ये हाइपोग्लाइसेमिक जो एक्शन है वो कम कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर आते हैं कि रिलीज़ ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल। तो किसी तरीके से जो है इंसुलिन प्रोडक्शन होती है बीटा सेल से ही। ठीक है, तो एक हमारे पास जो ग्लूकोज एंटर द बीटा सेल थ्रू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंसुलिन किस तरीके से जो है या ग्लूकोज किस तरीके से सेल में एंटर होती है। ठीक है, बीटा सेल में तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 हमने पहले चार्ट में पढ़ लिया, आप देख लीजिए। ठीक है, फिर दूसरी पॉइंट ये है कि ग्लूकोज गोज इनटू द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल वेयर मल्टीपल हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो है, तो आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल से एनर्जी बनते हैं और सेल में ये कमुलेट होती है। फिर 3rd में हम क्या कहते हैं कि एन इंक्रीज इंट्रा सेलुलर जो एटीपी वो तो इंक्रीज होंगे, तो द एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल प्रिवेंटिंग जो पोटाशियम आयंस होती है। ठीक है, फ्रॉम द लिविंग the cells as the result in the inside of the cell become less negative depolarized। ठीक है, तो पोटाशियम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अंदर ही रह जाती है क्योंकि अंदरूनी जो लेयर होती है मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसी वजह से वो बाहर नहीं निकलती पोटाशियम। फिर अपन इस डिपोलराइजेशन की वजह से जो है वोल्टेज की जो कैल्शियम आयंस की गेट्स होती है, चैनल्स होती है, वो ओपन हो जाती है और जो कैल्शियम होती है वो सेल में अंदर चले जाती है। जब सेल में अंदर चले जाती है ना तो फिर क्या होता है देन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन इन द सेल। तो कैल्शियम आयन इन सेल में ज़्यादा हो जाती है और इस कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से जो है रिलीज़ क्या होती है इसकी वजह से काज होती है द रिलीज ऑफ स्टोर इंसुलिन फ्रॉम द सिक्रेटरी जो वेसल होती है। तो सिक्रेटरी वेसल में जितने भी इंसुलिन होती है वो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट? तो
ये है हमारे पास जो इंसुलिन की सिक्रीशन की प्रोसेस थी वो हमने स्टडी की। फिर हम देखते हैं कि हाउ इंसुलिन एक्ट, तो इंसुलिन किसी तरीके से एक्ट करता है। तो आफ्टर इंसुलिन entering the circulation it diffuse into the tissue where it is bound by the receptor। देखिए हमारे पास जब इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज़ होती है पेंक्रियाज से, ठीक है, तो फिर ये सर्कुलेशन में मतलब ब्लड वेसल में आ जाती है। तो ब्लड वेसल से टिश्यू में अंदर होने के लिए उसको रिसेप्टर से बाइंड करना होगा। तो इस रिसेप्टर से जब वो ये बाइंड होती है तो द इंसुलिन रिसेप्टर कंसिस्ट इन, ये हमारे पास 2 यूनिट्स पे कंसिस्ट होती है। एक हमारे पास अल्फा सब यूनिट होती है और जो दूसरा है वो हमारे पास बीटा सब यूनिट है, ठीक है। तो विच इज़ एन एंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर हैविंग रिकग्निशन साइट्स। जो अल्फा सब यूनिट है एमसीक्यू उसके लिए याद रखें कि ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिकग्निशन करते हैं, मतलब ये आउटर साइड पे लगती है। बाद में हम पिक्चर में दिखाएंगे, ठीक है। एंड बीटा सब यूनिट दैट क्रॉस द मेम्ब्रेन कंटेन, जो हमारे पास क्या होती है बीटा सेल, बीटा सब यूनिट, ठीक है। तो दैट क्रॉस द मेम्ब्रेन कंटेन अ टायरोसिन काइनेज, मतलब ये इनसाइड ही होती है, ठीक है, बीटा जो सब यूनिट है। और ये किस एंजाइम के थ्रू, ये हमारे पास जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम के थ्रू। तो द बाइंडिंग ऑफ एन इंसुलिन मॉलिक्यूल टू द अल्फा सब यूनिट एक्टिवेटेड द रिसेप्टर बाय फास्फोरिलेशन एंड followed by several reaction occurring within the cell representing insulin second messenger and exert multiple effect on glucose regulating organ, ठीक है। तो मतलब इंसुलिन आ जाती है, अल्फा सब यूनिट से लग जाती है, फिर अल्फा सब यूनिट मैसेज देते हैं बीटा सब यूनिट को, और बीटा सब यूनिट फिर आ जाती है और ग्लूकोज की जो गेट्स होती है वो ओपन कर लेती है और फिर ग्लूकोज सेल में अंदर हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो मैकेनिज़्म ऑफ इंसुलिन होती है, ठीक है, कि किस तरीके से वो अंदर होती है। तो इस स्ट्रक्चर को देखें तो फिर आप क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास क्या है कि रिसेप्टर है इंसुलिन के, ये इंसुलिन है, ठीक है, जो बोलस सा नज़र आपको आता होंगे। तो ये अल्फ़ा सब यूनिट है और ये बीटा सब यूनिट है। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, आपको तो पता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये आ जाती है और इसको इफेक्ट दे देती है, ठीक है, कि इंसुलिन सिग्नल पाथवे कर लेते हैं, मतलब इंसुलिन क्या कर लेते हैं, इंसुलिन मतलब इस सेल को अंदर आने के लिए जो है ये इंसुलिन इस साइड्स पे लग जाती है। जब ये इस साइड पे लग जाती ना तो इस जगह में जितने भी ग्लूकोज की जो गेट्स और पम्प्स होती ना, तो वो ओपन हो जाती है और जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पोर होती है तो ग्लूकोज डायरेक्टली सेल में अंदर करा देती है। समझ गए स्टूडेंट्स। और ये इफ़ेक्ट मसल पे भी करते हैं, मतलब मसल में भी ये सेल रिसेप्टर हो सकती है, ये ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट करवा देते हैं और लिपिड मेटाबॉलिज्म वगैरह ये सब चीज़ों में हेल्प देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज अंदर करना, उस एटीपी प्रोडक्शन होना, जितने भी बॉडी मैकेनिज्म होती है वो ग्लूकोज पे ही चलते हैं। समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि हमारे पास ये किस चीज़ों पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये इंसुलिन मतलब तो ये इफेक्ट ऑन लेवर, तो लेवर पे हमारे पास ये इफेक्ट करते हैं कि इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन की स्टोर होती है हमारे बॉडी में उसको लाइसिस से बचाते हैं, स्प्लिटिंग से बचाते हैं, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स। ये जो इंसुलिन है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन तब काम करेगा जब ग्लूकोज हो, ठीक है, तो ग्लूकोज है तो इसीलिए उसको ग्लाइकोजन से फिर दोबारा ग्लूकोज में वो नहीं आने देते, ठीक है, वो इनहिबिट कर लेते। फिर इनहिबिट ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो इनडायरेक्ट फॉर्म से ग्लूकोज बनते हैं वो भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है। प्रोमोट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस ज़्यादा करा देते हैं। तो ये ग्लाइकोजन, ये दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है। फिर आते हैं कि इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, मतलब लाइपोजेनेसिस ये करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि जो मतलब इफेक्ट ऑन मसल होती है तो प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, मसल में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा कर लाते हैं, ठीक है। फिर इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस मसल में और जो किडनी में उसमें और लेवर में ग्लाइकोजन स्टोर करवा देते हैं, ठीक है।
और इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा देते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि इफ़ेक्ट ऑन एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू पे हमारे पास ये इफ़ेक्ट होती है इंसुलिन के। तो ये लाइपोजेनेसिस एज अ प्रोमोट द स्टोरेज ऑफ पेट्स, जो पेट स्टोर हुआ है उस पे ये इफ़ेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, ठीक है, और ग्लूकोज की जो अपटेक होती है वो भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, समझ गए स्टूडेंट। तो स्ट्रक्चर यही है, उसको देखो, ठीक है, कि एडिपोज टिश्यू ग्लूकोज जो होती है वो अपटेक ज़्यादा करवा देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो ब्लड सिस्टमिक में होगा तो इंसुलिन के थ्रू वो क्या होगा, वो इंसुलिन के थ्रू ब्लड में जो सेल होती है वो सेल में अंदर हो जाएगा, ठीक है। लाइपोजेनेसिस जो होती है वो ये भी ज़्यादा करवा देती है, क्योंकि फैट को स्टोर करना एडिपोज में। और लाइपोलाइस मतलब हमारे बॉडी में लिपिड की ब्रेकडाउन कम कर देते हैं, ठीक है। फिर इंसुलिन जो एक करते हैं स्ट्राइएटेड मसल पे जो स्केलेटल है, ठीक है, तो वो हमारे पास ग्लूकोज भी क्यों ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो इससे ही होती है। फिर आते हैं कि जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है ये भी हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल पे करवा देता है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। फिर जो प्रोटीन क्या कर लेते हैं सिंथेसिस, समझ गए। फिर आते हैं कि जो लेवर होती है, तो लेवर में ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस इंसुलिन कम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी ग्लूकोज है तो इनडायरेक्ट फॉर्म से वो नहीं बनाते, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म से तब बनाते हैं जब या हेवी एक्सरसाइज करते हैं और ग्लूकोज कम हो जाती है बॉडी के लिए, तो हमारा बॉडी खुद बहुत इनडायरेक्ट फॉर्म से अपने आप के लिए ग्लूकोज वगैरह पैदा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत रिस्क बहुत है, हमने पहले भी बताया, क्योंकि ये किडनी वगैरह की फिल्ट्रेशन को ख़राब करा देती है, जो ग्लामेरुलस होती है, ठीक है, उसको रप्चर वगैरह करवाते हैं। फिर आते हैं कि जो इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ज़्यादा करवाते हैं। फिर लाइपोजेनेसिस, तो लिपिड की फॉर्मेशन जो है वो क्या कर लेते हैं, ये भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है फर्स्ट पार्ट कवर की, ठीक है। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसुलिन प्रिपरेशन हम करते हैं और इंसुलिन देते हैं, ठीक है, वो हम इस जगह से ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आप केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नहीं आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर बर वक्त। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।